Friends, good morning. Myself Dr. D.K. Sinha with today's topic some stages of rDNA टेक्नोलॉजी। इसके पहले हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ स्टेज पढ़ चुके हैं और कुछ जो रिमेनिंग स्टेज है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे और वह है नेक्स्ट स्टेज इज सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, उसको होस्ट सेल में इंजर्ट कराया। ऐसा कन्फर्म नहीं है कि सभी होस्ट सेल में आरडीएनए इंटर करे। कुछ में इंटर कर भी सकता है, कुछ में इंटर नहीं भी कर सकता है। तो वैसे सेल को हमें सेपरेट करना है और वही टेक्निक है सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। आरडीएनए विल नॉट गेट ट्रांसफर्ड इन ऑल होस्ट सेल, so recombinant host cell will be separated from non-recombinant host cell with the help of selectable marker। with the help of selectable marker जैसा कि प्रोसेस देखें, suppose that this is plasmid having restriction sites, tetracycline resistance site and ampicillin resistance site। ओके, लाइगेटेड विथ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ लाइगेशन किया गया बाय एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड लाइगेज एंजाइम। दो एंजाइम का एक्शन कराया। रिजल्ट क्या होगा? ये डीएनए फ्रेगमेंट्स कट होगा और फिर से ज्वाइन करेगा। अब यहां देखिए दो तरह की बात आ सकती है। एक तो कट किया और फिर वही पार्ट सेम जुट गया। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जिनसे मान लेते हमने काटा तो हो सकता है कि वही फिर दोबारा जुट गया हो। पॉसिबिलिटी के भी हो सकती है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? दूसरा पॉसिबिलिटी है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, लेकिन यहां आ गया डिजायर्ड जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट इन दिस कंडीशन द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस कैपेसिटी बिकम्स लॉस्ट, और लॉस्ट कर गया। अब इसको हमने डाला होस्ट सेल में। कहां डाला? होस्ट सेल। इट मीन्स इन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज दैट होस्ट सेल इज ई कोलाई। अब जब ई कोलाई सेल लेंगे तो तीन तरह का सेल बनेगा। देखिए तीन तरह की सेल की पॉसिबिलिटी है। एक में सपोज दैट ये इंटर किया तो एक ऐसा डीएनए है नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जैसा पहले था सेम है, मीन्स नॉन रिकॉम्बिनेंट। सेल में गया मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेंट, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसमें मान लिया अगर ए चला गया तो ए गया तो ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ, आरडीएनए भी गया, तो इस सेल का नाम देंगे ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट। ओके, एंड इसका नाम क्या दीजिएगा? कोई नहीं गया है, पहले जैसा ई कोलाई था सेम वैसा ही ई कोलाई है। इट मीन्स नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ओके, अब इन तीनों सेल को अगर हम अलग अलग से एम्पीसिलिन मीडियम और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कराते हैं, रिजल्ट क्या होगा? यहां देखिए तो ये पूरा गया है। इसमें जैसा ये था ये पूरा गया, मीन्स रेजिस्टेंस कैपेसिटी एम्पीसिलिन का भी है, टेट्रासाइक्लिन का वही गया है। इट मीन्स ग्रो इन बोथ। grow in both means in tetracycline medium and in
ampicillin medium. In this condition, transformants, this plasmid get injured. यह प्लाज्मिड गया है तो टेट्रासाइक्लिन का कैपेसिटी लॉस हो गया है, एम्पिसिलिन का है, मतलब यह क्या होगा, ग्रो इन एम्पिसिलिन मीडियम बट नॉट ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन मीडियम. ओके, grow in ampicillin medium but not grow in tetracycline medium. And third condition, this cell न तो इसमें एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, ना ही टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस कैपेसिटी. डेल्ट क्या होगा, नॉट ग्रो इन एनी मीडियम. एनी मीडियम मीन्स दो ही मीडियम, एनी मीडियम में टेट्रासाइक्लिन मीडियम और एम्पिसिलिन मीडियम. तो इसके आधार पर हम अलग अलग को सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और उसी प्रोसेस का नाम देंगे सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग. ओके, नेक्स्ट स्टेज इज आफ्टर सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑब्टेनिंग ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट सेल्स. अब उससे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को ऑब्टेन करेंगे. नेक्स्ट स्टेज ऑब्टेनिंग डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट सेल. ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए express itself in recombinant cell or heterogeneous cell and produce desired chemical एंड प्रोड्यूस डिजायर्ड केमिकल. यानी जिस सेल में आरडीएनए को डाला गया है, अब वह आरडीएनए उस सेल के अंदर एक्सप्रेस होगा और वह प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, डिजायर्ड केमिकल का फॉर्मेशन करेगा. अब उसके लिए हम उस सेल का कल्चर कराएंगे, क्योंकि अभी जो हमें सेल मिला है उसका नंबर बहुत कम है. उसके नंबर को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उस सेल का हम कल्चर कराते हैं. क्या कराएंगे, कल्चर कराएंगे. अब देखिए the recombinant host cell are very less in number, so we culture, there कर दिए, so they are cultured at large scale for production of different chemicals at large scale. And culture occurs थ्री लेवल्स. कल्चर हम 3 लेवल पर करा सकते हैं. वह 3 लेवल क्या क्या होगा, पहला लैब लेवल. इट मीन्स सेल्स आर cultured in lab in glassware such as test tube or any other apparatus. Okay, in this process lab level cells are cultured. Essential conditions such as temperature, pH, nutrients are also provided. न्यूट्रिएंट भी देंगे, फूड मिलेगा सेल्स को, रिक्वायरमेंट्स, तभी वह मल्टीप्लाई करेगा. तो ये हो गया लैब लेवल पर. अब देखिए इस लेवल पर जो भी प्रोडक्शन होगा उसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा.
प्रोडक्शन इज लो, कम अमाउंट में मिलेगा। अब सेकेंड मेथड, इससे हम चाहते हैं कि ज्यादा अमाउंट में हम प्रोडक्ट को निकालें, तब उसका नाम देते हैं सेकेंड इज पायलट प्लांट मेथड। प्रोडक्शन इज ऑब्टेन्ड एट इंटरमीडिएट स्केल। इट मीन्स लैब लेवल से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और थर्ड जो स्टेज है दैट इज इंडस्ट्रियल लेवल, तो इंडस्ट्रियल लेवल से कम होगा, इससे ज्यादा इंडस्ट्रियल से कम, इसलिए हमने लिखा है इंटरमीडिएट स्केल। ओके, इन पायलट प्लांट मेथड जनरली glassware is replaced by large metallic container and that is called bioreactor. Okay, in this method glassware are replaced by large metallic container called बायोरिएक्टर। नाम क्या देंगे इसका? बायोरिएक्टर। और बायोरिएक्टर का जो कैपेसिटी होता है 100 to 1000 लीटर, 100 to 1000 लीटर। एंड बायोरिएक्टर also provides suitable conditions such as pH, temperature, nutrient। अब देखिए, बायोरिएक्टर डायरेक्ट ये कंडीशन नहीं दे रहा है, ऑल्सो प्रोवाइडेड कर दीजिए, ऑल्सो प्रोवाइडेड सुटेबल कंडीशन, उसमें भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट मिलाया जाए कंटेनर के अंदर, उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा, एयर पास किया जाएगा एरेशन के लिए, तो सुटेबल कंडीशन वहां भी देने की रिक्वायरमेंट्स होता है। ठीक है, अब देखिए, बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ। बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ। One is called support growth system and second is called suspended growth system. सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम एंड सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, ये दो तरह का ग्रोथ यहां बात होता है। एक है सपोर्ट ग्रोथ एंड सेकेंड इज सस्पेंडेड ग्रोथ। ओके, सपोर्ट ग्रोथ एंड सस्पेंडेड ग्रोथ। इन सपोर्ट ग्रोथ सॉलिड मीडियम इज यूज्ड मेनली। अगर इसकी बात करेंगे लिक्विड मीडियम इज यूज एज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और दूसरा कंटिन्यूअस एजिटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एरेशन। यहां सॉलिड मीडियम का यूज किया गया है, इसीलिए यहां एजिटेशन मीन्स रोटेशन,
रोटेशन का रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा। एजिटेशन मीन्स रोटेशन, और यहां क्या होगा, एजिटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एरेशन। लिक्विड मीडियम में एयर प्रॉपर अमाउंट में मिले, इसके लिए इसमें एरेशन का रिक्वायरमेंट्स होगा। ठीक है, तो ये दो मेथड की बात आती है, एक सपोर्ट ग्रोथ और दूसरा सस्पेंडेड ग्रोथ। अब है कि बायोरिएक्टर में जो भी हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, उस प्रोडक्ट ऑब्टेन करने का भी दो मेथड, फेड बैच टेक्निक एंड कंटिन्यूअस टेक्निक। फेड बैच टेक्निक एंड कंटिन्यूअस टेक्निक। देखिए, बैच कल्चर सिस्टम, कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। बैच, अलग अलग बैच मतलब अलग अलग प्लेट में, अलग अलग मीडियम में कुछ न कुछ आर रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल को डाल दिया गया, अलग अलग बैच बना दिया गया और उसको सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड किया गया और उससे लास्टली प्रोडक्ट ऑब्टेन किया गया। तो यहां देखिए, बैच का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लिया एक बार बायोरिएक्टर में हमने सेल्स को डाल दिया, सुटेबल कंडीशन सुटेबल मीडियम को डाल दिया, न्यूट्रिएंट्स डाल दिया और इससे प्रोडक्ट निकाल लिया। जब प्रोडक्ट निकल गया, फिर से बायोरिएक्टर कंटेनर को साफ करना होगा, एम्प्टी करेंगे, फिर हम उसमें भरेंगे, फिर प्रोडक्ट निकालेंगे। यानी बैच कल्चर सिस्टम इज डिसकंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। एक बार हमने प्रोडक्ट निकाला, फिर से डाला मीडियम, माइक्रोब्स डाला, मीन सेल्स डाला, फिर प्रोडक्ट निकाला। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, एक तरफ से जो भी न्यू सेल्स है, न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट्स है, एक तरफ से हम इसको ऐड करते जाएंगे और दूसरी तरफ से प्रोडक्ट को निकालते जाएंगे। कंटिन्यू चल रहा प्रोसेस, सो इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। ओके, कल्चर सिस्टम इज टू टाइप्स, फेड बैच सिस्टम also called discontinuous and second is continuous. In this method, both medium means liquid and solid can be used. दोनों का यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर यहां की बात करें तो ओनली लिक्विड मीडियम। ठीक है, और क्या बताया मैं, यहां बायोरिएक्टर को हमेशा प्रत्येक इंटरवल पर खाली करना पड़ेगा। ठीक है ना, बायोरिएक्टर is made empty at every time means every batches and और क्या करना होगा, बाहर से नया मीडियम को ऐड करना होगा एंड फ्रेश मीडियम is added. Okay, in this method, at one side, from one side, medium is added and from other side product is obtained continuously. क्लियर? तो ये दो तरह का कल्चर सिस्टम है। ठीक है, अब जरा सा ध्यान दीजिए कि कभी कभी नीट के लिए क्वेश्चन आता है कि बायोरिएक्टर में जो भी माइक्रोब्स और होस्ट सेल का ग्रोथ हो रहा है, उसका कर्व कैसा बनेगा। तो आप बात कीजिए, 11th क्लास में पढ़े थे कर्व, सिग्मोइड कर्व। पहले तो माइक्रोब्स या सेल्स का नंबर बायोरिएक्टर में कम होगा, तो मान लिया 2 है तो 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा। लेकिन एक ऐसा समय आया कि उसका नंबर ज्यादा हो जाएगा और उसका मल्टीप्लाई भी डबल ही बहुत जल्दी हो जाएगा। तो पहले तो स्लो रेट होगा, फिर फास्ट हो जाएगा,
फिर फास्ट हो जाएगा। लेकिन इस सेल्स के द्वारा कुछ न कुछ बेस्ट या टॉक्सिक प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन हो सकता है, और वह टॉक्सिक प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के कारण, न्यूट्रिएंट की स्कार्सिटी के कारण इसका फिर ग्रोथ क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ बनता है, दैट इज कॉल्ड सिग्मॉइड कर्व। सो इन बायोरिएक्टर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स रिकॉम्बिनेंट सेल ऑल्सो शोज सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। कैसा ग्रो करेगा, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व के रूप में ग्रो करेगा, ठीक है ना। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक, जो भी हमने बायोरिएक्टर की बात किया, बायोरिएक्टर इज ऑफ मेनली टू टाइप्स, सिंपल स्टीयर्ड बायोरिएक्टर्स एंड स्पार्ज्ड बायोरिएक्टर्स। इन एनसीईआरटी बुक फिगर्स ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स आर गिवन। दोनों का फिगर दिया गया है, देख लेते हैं। वन इज सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर, स्पार्ज स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। दो तरह का बायोरिएक्टर है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोसेस क्या है, ध्यान दीजिए। इसका जो बेस होगा कर्व्ड बेस होगा, कर्व्ड बेस। इन दिस कंडीशन फ्लैट बेस, ओके। In this type of bioreactor, asparged is absent, so it is called simple stirred. And in this one, a special structure present at the base of bioreactor that is called asparged, ठीक है ना। अब देखिए, यहां से नीचे से दिया जा रहा है स्टेराइल एयर। अब स्टेराइल एयर मीडियम है, सेल्स है इस मीडियम में। अब इस पूरे मीडियम में एयर को मिक्स करने के लिए कंटिन्यूअस एजिटेशन, रोटेशन का रिक्वायरमेंट्स होगा, और इसको रोटेट करने के लिए, एयर को प्रॉपर वे में मिक्स करने के लिए फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर, ठीक है ना। इसमें क्या है, फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर है, जो कि हमेशा ऑक्सीजन को मिक्स करते रहेगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए, इधर से स्टीम इंटर कराने का प्रोसेस, स्टीम फॉर स्टेबलाइजेशन, एंट्री ऑफ एसिड एंड बेस फॉर मेंटेनेंस और फॉर कंट्रोलिंग ऑफ पीएच ऑफ द मीडियम। ये हो गया सिंपल बायोरिएक्टर, ठीक है। एंड दिस इज अस्पार्ज्ड स्टीयर्ड बायोरिएक्टर में क्या है, ध्यान दीजिए, नीचे लगा हुआ है अस्पार्ज्ड। अस्पार्ज्ड मीन्स ए पैड, एंड इन पैड न्यूमरस स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट थ्रू व्हिच एयर्स रिलीजेज इन द फॉर्म ऑफ बबल। यहां से बबल के फॉर्म में रिलीज निकलेगा, और पूरे जहां तहां बबल निकल रहा, बबल फोर्स से निकलेगा, रिजल्ट क्या होगा, ऑटोमेटिक वह मीडियम में ऑक्सीजन मिक्स कर जाएगा। तो इसमें सिंपल यानी प्रोपेलर इंपेलर की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है, इंपेलर है, लेकिन यहाँ एक सिंपल रोटेट करने के लिए टेक्निक दिया गया है। यहाँ तो एक मोटर लगाना होगा, यहाँ मोटर लगाना पड़ेगा ताकि ये हमेशा रोटेट करते रहे, लेकिन इसमें मोटर का रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है। अब देखिए, यहां से निकलेगा एयर बबल। एयर बबल पूरे न्यूट्रिएंट्स मीडियम से होते हुए कहां जाएगा, अपर सरफेस पर जाएगा। और अपर सरफेस पर मान लिया जाए कोई लिक्विड मीडियम है, और यहाँ नीचे से बबल जा रहा है, तो जब बबल जा रहा है तो होता क्या है कि उस बबल भी ऊपर जाकर करीब करीब इस तरह से कुछ कुछ बबल का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। और बबल का जब फॉर्मेशन करेगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, अपर सरफेस जो है वह ऑक्सीजन ट्रांसफर के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बबल, ड्यू टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, सम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन also comes in contact of nutrient medium. Okay, atmospheric oxygen also comes in contact of nutrient medium, and that air, atmospheric oxygen is also called gas entrainment. बाहर का जो गैस आकर के सरफेस पर जमा होगा उसी का नाम हम देते हैं गैस इंट्रेनमेंट, ठीक है। तो ये हुआ दो तरह का बायोरिएक्टर। अब ध्यान दीजिए कि बायोरिएक्टर से हमने प्रोडक्शन ऑब्टेन कर लिया, अब उस प्रोडक्शन को मार्केट में सप्लाई करना है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट हम निकाले और मार्केट में सप्लाई कर दिए, उसके पहले भी कुछ न कुछ टेक्निक है, कुछ न कुछ प्रोसेस है, एंड दैट ऑल प्रोसेस आर कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, दैट आर कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। और उसके पहले अभी तक जो हमने प्रोडक्शन यहाँ देखा
कि जो भी होस्ट सेल है, होस्ट सेल से हम प्रोडक्ट निकाले, डेट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसका नाम देंगे अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग। और यहां के बाद का जो प्रोसेस होगा डेट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, तो आगे देखते हैं। लास्ट स्टेज ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी दैट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कब होगा? जब हम प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेंगे, मींस अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद, बायोसिंथेटिक फेज के बाद। स्टार्ट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक फेज, ऑब्टेन प्रोडक्ट अंडरगोज सेवरल प्रोसेसेस एंड फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म। उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, वैसी प्रोसेस का नाम है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ओके, अब इसमें क्या क्या सब प्रोसेस आएगा, कौन कौन आएगा? तो फर्स्ट, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो भी हमको प्रोडक्ट मिला उसमें कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी है, कुछ यूजफुल मटेरियल भी है, कुछ यूज न्यूट्रिएंट्स भी है, तो सबको हम अलग अलग करेंगे। ठीक है ना। अब है कि जो भी हमको यूजेबल प्रोडक्ट मिला, उस यूजेबल प्रोडक्ट को डायरेक्ट हम मार्केट में सप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके साथ कुछ न कुछ प्रिजर्वेटिव्स को मिलाना होगा ताकि वो लंबे समय तक यूजेबल फॉर्म में हो। सो एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, कोई ना कोई एजेंसी है ऐसा जो उसको कंट्रोल करता है। एजेंसी जैसे फूड कारपोरेशन की बात करें तो फूड क्वालिटी को टेस्ट करता है कि जो भी मार्केट में प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है उसका क्वालिटी कैसा है। तो क्वालिटी जब वह टेस्ट करेगा, ओके करेगा, वह जब सर्टिफाइड करेगा तब वह जाएगा मार्केट में। ठीक है ना। अगर प्रोडक्ट कोई मेडिसिन हो या प्रोडक्ट वैक्सीन का हो तो वैसे कंडीशन में क्लिनिकल टेस्टिंग की बात आती है। किसका आता है बात? क्लिनिकल टेस्टिंग। जैसा कि अभी कोरोना वायरस का, कोविड-19 वायरस वैक्सीन का क्लिनिकल टेस्ट चल, तो क्लिनिकल टेस्ट का मतलब है टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन लिविंग्स। किसी न किसी लिविंग्स पर उसका ट्रायल किया जाएगा। इसके लिए पहले एनिमल का सिलेक्शन किया जाता है। एनिमल पर अगर वह टेस्ट सक्सेस हो जाता है तब फिर जाकर के उसका टेस्ट ह्यूमन पर होता है, वह कहलाता है क्लिनिकल टेस्टिंग। एंड क्लिनिकल टेस्टिंग ऑल्सो कंप्लीट्स इन मोर देन वन स्टेजेस। अब स्टेज अलग अलग है तो ऐसा मत समझिएगा कि स्टेज अलग अलग है तो उसमें वैक्सीन का वेराइटी अलग हो जाएगा। वैक्सीन एक ही है। पहला में कुछ 2, 4, 5, 10 की संख्या में ह्यूमन पर टेस्ट किया। पहले तो एनिमल पर टेस्ट किया गया, उसके बाद ह्यूमन पे, तो कम नंबर में ह्यूमन पर टेस्ट हुआ, वह कहलाएगा फर्स्ट टेस्टिंग, क्लिनिकल टेस्टिंग। पहले देख लिया कि हाँ 10 पर दिए, उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, अब इसका यूज किया जा सकता है, तो अगले टेस्ट में, अगले स्टेज में ह्यूमन का नंबर बढ़ा दिया जाएगा, उस पर देखा जाएगा, उसके बाद फिर और नंबर, तो ये स्टेज बाय स्टेज नंबर बढ़ाने के आधार पर किया जाता है। सो लास्ट स्टेज इज क्लिनिकल टेस्टिंग एंड आफ्टर क्लिनिकल टेस्टिंग दैट प्रोडक्ट इज सप्लाई इन मार्केट। ठीक है ना। तो ये हमने जब बात किया सेकेंड स्टेज की बात किया, पायलट प्लांट प्रोडक्शन। पहला था प्रोडक्शन इन लैब, सेकेंड था पायलट प्लांट प्रोडक्शन एंड थर्ड स्केल इज इंडस्ट्रियल लेवल, जहां की बहुत ज्यादा अमाउंट में बहुत बड़ा बायोरिएक्टर का यूज करके और कंटिन्यूअस सेटअप होता है जहां कंटिन्यू वो प्रोडक्ट निकलते रहता है। तो आज हम लोग फिनिश किए बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ओके।